गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग एक नया लेसन शुरू करते हैं, समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को समग्र मांग के विषय में बताऊंगी। समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड इसको कहते हैं। तो समग्र मांग से तात्पर्य ये है कि एक लेखा वर्ष में, ठीक ना, एक लेखा वर्ष या एक वित्त वर्ष में कुल निवेश एवं व्यय के जोड़ को, ठीक है, मतलब कितना निवेश किया गया है और कितना व्यय किया गया है, कुल व्यय को इसी को ऐड किया जाता है, उसी को कहा जाता है समग्र मांग। तो समग्र मांग में आपका हो जाएगा समग्र मांग इक्वल टू कुल उपभोग व्यय, ठीक ना, और कुल निवेश। ठीक है, समग्र मांग इक्वल टू उपभोग व्यय, उपभोग पर जो कंज्यूमर खर्च करता है, और प्लस है निवेश व्यय या इन्वेस्टमेंट। इसी को दोनों को मिला के बनता है समग्र मांग। इसको हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए आय दिखाया गया है, वाई इनकम है, फिर उसके बाद उपभोग है, ठीक है, कंज्यूम, फिर निवेश है, इसको आई से दिखाया गया इन्वेस्टमेंट, और एडी यानी एग्रीगेट डिमांड। अब मान लीजिए जब आय 0 है लेकिन उपभोग 40 है, ठीक ना, आय 0 है लेकिन उपभोग क्या है 40 है, और इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है 40 ही हो रहा है। व्यक्ति अपने उपभोग पर 40 इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक। तो एग्रीगेट डिमांड कितनी हो जाएगी, कुल मांग या एग्रीगेट डिमांड है, समग्र मांग है 40 प्लस 40 हो जाएगा 80। इन दोनों को जोड़ने पे है ना, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे, उपभोग व्यय और निवेश व्यय को जोड़ेंगे तो एग्रीगेट डिमांड निकलेगा। अब यहाँ पे जब आय 60 होती है, किसी कंज्यूमर की जब इनकम 60 है तो उसका उपभोग व्यय 80, निवेश 40। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड 120। इसी तरह से जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है उपभोग व्यय भी बढ़ रहा है, लेकिन निवेश उतना ही है, कुल व्यय जो है वो स्थिर रहता है, और यहाँ पे दोनों का ऐड हो जाएगा 160 और 200। इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ओ एक्स एक्सिस पे आपका दिखाया गया है इनकम, ओ एक्स एक्सिस पे इनकम आय वाई से, ठीक है, इनकम दिखाया गया है, और ओ वाई एक्सिस पे उपभोग और निवेश, ठीक है, दोनों है, सी एंड आई, सी एंड आई दोनों दिखाया गया है, ठीक। तो अब हम लोग इस पे दिखाएंगे उपभोग और औसत मांग भी इसमें है। तो हम सबसे पहले इसको 0 to 80 है, ठीक ना। अब हम यहाँ से दिखाएंगे 0, यहाँ मान लीजिए हम 50 दिखाते हैं, फिर 100 है, 150, फिर 200, ठीक। अब यहाँ पे दिखाएंगे हम 200 तक, ठीक है। अब इधर भी हमको इनकम दिखाना है 50, 100, 150, 200। अब मान लीजिए इसमें उपभोग कितनी है 40 है, तो ऐसे यहाँ पे 40 दिखा दीजिए, 50 से थोड़ा सा नीचे ना, निवेश भी 40 है, इनकम कितना है 0 है, ये 0 दिखाएंगे यहाँ पे, और फिर उपभोग व्यय बढ़कर हो जाती है 80 यानी कि हम यहाँ पे ले लेंगे 100 के नीचे, उपभोग व्यय बढ़कर हो जाता है 100, एकदम
फिर है 120, ठीक, बीच में ले लेंगे 150 और 100 के। फिर उसके बाद है 160, ऐसे। तो ये ऐसे हम डॉट लगाते चलेंगे, इसको बाद में मिलाएंगे हम लोग। तो ये एक लाइन बनेगी, ये ऐसे। ओके, अब यहाँ पे हमको दिखाना है आई हो गया, आई दिखाएंगे 0 है, ठीक ना। तो इसी को 0, फिर है 60, तो इसको हम ऐसे मान लीजिए एक लाइन में इसको मिला देते हैं ऐसे करके, और फिर इसके इनकम को हम दिखाएंगे 0 है, उसके बाद 60 है ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा आगे ले जाके ऐसे 60, फिर है 120, तो इसको ले जाएंगे दूसरे वाले पे 60 है, सॉरी दूसरे वाले पे 60 है, ठीक ना, यहाँ पे 60 है, ये थोड़ा सा और आगे करके ऐसे ये 60, फिर है 120, यहाँ पे 100, तो 120 ऐसे, इसको 120, उसके बाद है 150, फिर है 180, तो इस तरह से एक ग्राफ बन जाता है। इस ग्राफ को तो ऐसे बनना चाहिए, लेकिन इसमें इस तरह से एक ग्राफ बनेगी, ठीक ना, जिसको हम आय मांग, मतलब आय मांग का यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, और वहाँ पे आपका इधर जो है उपभोग का को दिखाया जा रहा है। तो इसमें ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, बिल्कुल इजेक्ट बनाकर इस ग्राफ को बिल्कुल इजेक्ट बनाएंगे जैसे टेबल में दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ वो एक्सिस पे आपका इनकम बोले थे, इनकम दिखाएंगे, ठीक है, फिर वो आई पे उपभोग सी, उपभोग दिखा देंगे। अब उपभोग दिखाएंगे तो पहले y पे 0 है, 0, 60, 120, ठीक है, 150, 180। अब यहाँ पे इसको उपभोग को 40, ठीक ना, पहले पे 40, दूसरे पर है 80, तीसरे पे 100, ठीक है, 100, फिर 120, उसके बाद है 160। तो जब 0 इनकम है तो 0 इनकम है तो इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट है 40, ठीक है, जब 0 इनकम है तो इन्वेस्टमेंट है 40। अब जब 60 इनकम होती है, ये 60 इनकम है तो इन्वेस्टमेंट है 80, इतना, ठीक है, इसके सामने बिल्कुल। फिर जब 120 इनकम होती है तो इन्वेस्टमेंट है 100, जब 150 इनकम है तो उपभोग है 120, उपभोग है 120, ठीक ना, 180 जब इनकम है तो उपभोग है 160। अब इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, देखिए ऐसे, और फिर इसको ऐसे करके हम मिला देंगे तो इजेक्ट वही लाइन बन जाती है। इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो कि इजेक्ट बिल्कुल वही लाइन बन जाती है। एग्रीगेट डिमांड, ये एडी है, एग्रीगेट
डिमांड की लाइन आपकी बन जाएगी। ठीक ना, बिल्कुल ऐसे ही। अब इसको हम मान लीजिए समग्र मांग हो गया। अब समग्र मांग के कौन कौन से निर्धारक तत्व होते हैं, किस किस चीज़ से वो निर्धारित होती है। मतलब इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे आय बढ़ रही है, उपभोक्ता की जो कंजम्पशन है, उपभोग करने की जो क्षमता है, उसमें भी वृद्धि हो रही है। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या है, स्थिर है। कुल व्यय जो है वो स्थिर है, हर जगह आपको 40 होगा। लेकिन एग्रीगेट डिमांड की, जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड में भी परिवर्तन आएगा, उसमें भी वृद्धि होगी। इसलिए ये ओ एक्सिस के ऊपर, ठीक ना, ऊपर एक लाइन बनाते हुए, ऊपर की ओर बढ़ते हुए एक लाइन बनी है समग्र मांग की या एग्रीगेट डिमांड की। तो जैसे जैसे इनकम में वृद्धि होगी वैसे वैसे उपभोग में भी वृद्धि होती है। इनकम में कमी होगी तो उपभोग में भी कमी आएगी। तो इस तरह से ये बन जाता है। अब इसके एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या हैं या क्या क्या चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले है इसमें कि निजी उपभोग व्यय है, निजी निवेश है, निवेश व्यय है, सरकारी व्यय है, शुद्ध निर्यात है। ठीक ना, कुछ चीज़ें हैं जिसके विषय में हम आपको बता रहे हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, या इसको अवयव भी कहते हैं। ठीक है, समग्र मांग के अवयव, इसमें आपका सबसे पहले है निजी उपभोग व्यय। ठीक ना, निजी उपभोग व्यय है, उपभोग व्यय। दूसरा है निजी निवेश व्यय, निवेश व्यय। फिर है सरकारी व्यय, सरकारी व्यय। उसके बाद है शुद्ध निर्यात। ये चीज़ें इससे रिलेटेड हैं जो कि प्रभावित करती हैं। तो निजी उपभोग व्यय में इसमें यह है कि देश के जितने भी सभी परिवार जो हैं जितना अपने ऊपर व्यय करते हैं, ठीक ना, निजी उपभोग व्यय जैसा कि आपको इस पर्सनली जो हम कंज्यूम करते हैं उस पर होने वाला जो कुल खर्च होता है वो निजी उपभोग व्यय है। यानी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो खर्च करता है। निजी निवेश व्यय, व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो व्यय करता है, इन्वेस्ट करता है पैसा, उसको निजी निवेश कहा जाता है। निजी निवेश व्यय से देखिए निजी फर्मों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं पर, ठीक ना, पूंजीगत वस्तुओं पर किए गए कुल खर्च से है। मतलब जो पूंजीगत वस्तुओं के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है तो उन पूंजीगत वस्तुओं पर जितना निजी फर्में जो हैं जो खर्च करती हैं उसको कहा जाता है निजी निवेश व्यय। ठीक, और इसके बाद आपका सरकारी व्यय है। मतलब सरकार जो आम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करती है या जनता के कल्याण के लिए जो खर्च करती है ना, सड़कों का निर्माण है, पानी पर है, बिजली पर है, इन सब जो सुविधाएं सरकार लोगों को उपलब्ध कराती हो वो व्यय इसमें शामिल होता है। ठीक है, और इसको सरकारी व्यय कहते हैं। तो सरकार आम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और जनता के जो कल्याण पर खर्च करती है वो इसमें शामिल होता है। इसी तरह से है शुद्ध निर्यात, या फिर इसमें सरकारी व्यय में आपका शिक्षा पर खर्च है, चिकित्सा पर है ना, परिवहन के साधनों पर है, सड़क निर्माण पर है, इन सब पर भी सरकार खर्च करती है तो उसको सरकारी व्यय के अंतर्गत लाया जाता है, सरकारी खर्च है। अब इसी तरह से शुद्ध निर्यात है, नेट एक्सपोर्ट, ठीक ना, शुद्ध निर्यात उसको कहेंगे।
तो ये निर्यात और आयात के बीच के अंतर को कहा जाता है। ठीक है, निर्यात और आयात, इसके बीच के अंतर को कहते हैं शुद्ध निर्यात। ठीक, इसको माना जाता है। इसमें देश की घरेलू सीमा के अंदर जितने भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं या सेवाएं उत्पादित होती हैं और उनके द्वारा जो उस पर जो खर्च किया जाता है, ठीक ना, देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं की शेष विश्व द्वारा की गई मांग को दर्शाता है। जो हमारे देश में जो बनाया जाता है वस्तु उत्पादित होती हैं और जो शेष विश्व के द्वारा उसको उसका मतलब कि डिमांड की जाती है उन वस्तुओं की, उसको इसमें शामिल करते हैं। निर्यात से देश के अंदर आय, उत्पादन और रोजगार दोनों में वृद्धि होती है, क्योंकि जितना अधिक वस्तुओं का निर्यात किया जाएगा उतना अधिक वस्तुओं का उत्पादन होगा, तभी निर्यात किया जाएगा। तो जब वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करेंगे तो उत्पादन में भी वृद्धि होगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ठीक ना, और विदेशी पूंजी में वृद्धि होगी। तो ये शुद्ध निर्यात के अंतर्गत आता है। तो निर्यात और आयात के बीच का जो अंतर होता है उसको शुद्ध निर्यात कहते हैं।